नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वेयर वी आर डिस्कसिंग द 2020 इकोनॉमिक सर्वे। अभी तक हम बहुत से चैप्टर्स को वॉल्यूम 1 के और वॉल्यूम 2 के कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस पसंद आए होंगे और आपने बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो किया होगा। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। यहां पे हम बहुत सारे पैरामीटर्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम यहाँ पे ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारे लिए ग्रोथ भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द एनवायरमेंट। हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो वर्ल्ड ओवर सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किए हैं और उसके लिए निरंतर सारी कंट्रीज़ काम कर रही हैं, जिसके अंतर्गत 169 एसोसिएटेड टारगेट्स आते हैं। बेसिकली इन सारे टारगेट्स को अचीव करने का ऑब्जेक्टिव लिया गया है इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एजेंडा है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डायमेंशंस को कवर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या वर्ल्ड ओवर काम होना चाहिए, क्या हमारी कंट्री को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए और क्या हमारी कंट्री कर रही है विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज, स्कीम्स, प्रोग्राम, और क्या हमारी गवर्नमेंट अचीव कर चुकी है और ऑब्जेक्टिवली अचीव करने की कोशिश कर रही है। इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज की कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हैं जिसको कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोला गया है, इसके बारे में देखेंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे हमारे नेशनल एक्शन प्लान के बारे में, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो टू स्टार्ट विद दिस लेक्चर, लेट्स स्टार्ट विद द कोट, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी विदाउट डिजीज, मे ऑल हैव वेलबींग, मे नन हैव माइजरी ऑफ एनी सॉर्ट। बेसिकली सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये इसी कोट पे हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे सबका भला इसी चीज से हो सकता है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है। जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवैल्यूएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू, वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो इस रिस्पेक्ट में दोस्तों, सबसे पहले हम इंडिया और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए किए गए काम, इस पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, बोथ एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल, with the help of policies at both these levels, schemes and programs। हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और अचीव कर भी चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू
जिसको प्रेजेंट किया गया था, मतलब हमने इसको प्रेजेंट किया था, इसमें हमने बताया था कि किस तरीके के हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हमने प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम को, जो कि एक हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो रिव्यू करता है और फॉलो अप करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन हिट कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्योंकि ये फोरम यूनाइटेड नेशन के अंडर में आ रही है, तो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आती है, ये आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ साथ नीति आयोग ने इंडिया की सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी जुलाई 2020 में। ये क्वेश्चन भी आपको हिट कर सकता है, जहां पे हमने अपनी अकम्प्लिशमेंट्स बताई थी और वे फॉरवर्ड बताया था कि हम आगे जाके क्या करना चाहते हैं। बेसिकली यहां पे हमने जो नया काम किया है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लोकलाइजेशंस का। अब ये क्या होता है लोकलाइजेशन? जैसा कि हम लोकलाइजेशन में इन जनरल जो पढ़ते हैं कि लोकल लेवल पे जाके पूछना लोगों से, लोकल लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाना, बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट रहता है पीछे वो ये रहता है ट्रीटिंग डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट मैनर। यही होता है, हम यही चाहते हैं कि जिस रीजन में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको उसके अलग तरीके से एक नया तरीका निकाल के उसको सॉल्व करें। तो बस एसडीजी लोकलाइजेशन भी वही है, जहां पे हम बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशंस लेते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करते हैं कि एसडीजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो यहां पे हमने 1000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को वीएनआर रिपोर्ट प्रिपरेशन प्रोसेस में इंक्लूड करा, जिस कंसल्टेशन को 14 स्पेसिफिक ग्रुप में बांट के लिया गया था। जैसे कि आप यहां देख सकते हो बहुत अच्छे से स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन प्रोसेस दिखाया गया है। 13 पॉपुलेशन ग्रुप बताई गई है, एक रीजनल ग्रुप है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जिससे यहां कंसल्टेशन की गई। ये नेशनल कंसल्टेशन 7 सिटीज में की गई थी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। यहां पे सारे चैलेंजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े हुए वो मार्कआउट किए गए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और कमिटमेंट्स को डिफाइन किया गया। साथ ही यहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी कंसल्ट किया गया था, उनके इंस्टीट्यूशनलाइज बिजनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क को यहां पे पूछा गया और डिजाइन किया गया। अगर आप यहां पे उन 13 पॉपुलेशन ग्रुप्स को देखना चाहते हो तो आप यहां पे आसानी से देख सकते हो, वुमेन, फार्मर, एल्डरली, स्केड्यूल कास्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, LGBTQA, चिल्ड्रन, राइट, पीपल लिविंग विथ HIV, माइग्रेंट एंड अर्बन पुअर, डिनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब से भी यहाँ पे बात की गई थी, यूथ एंड एडोलेसेंट। तो इस तरीके से इन स्टेक होल्डर के कंसल्टेशंस के बाद में हमने अपना एंगेजमेंट और फीडबैक बढ़ाया टुवर्ड्स द एसडीजी। नाउ अगर हम लोग लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी पे बात करें तो यहाँ पे हम किस तरीके की प्रोसेस को डिजाइन करना चाह रहे हैं ताकि हम 2030 तक एसडीजी के एजेंडा को फुलफिल कर पाए। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो अडाप्टेशन की ऑब्जेक्टिव है, हमारा प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, जो इंप्लीमेंटेशन है और जो मॉनिटरिंग है, इसको हम नीचे के लेवल पे ट्रिकल डाउन कर सकें। तो नेशनल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस और स्टेक होल्डर्स को हम कनेक्ट कर पाए, एंगेज कर पाए और कोलैबोरेटिव मैनर में ये सारे काम करवाएं। तो यहां पे जरूरी क्या रहेगा कि सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम कर पाए। मतलब यहां पे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर, वो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो उसका यूज लेके एसडीजी के डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ यहां पे नीति आयोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसा कि आपको पता होगा, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स डिजाइन किया हुआ है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स क्या चीज दिखाता है, जैसे कि आप देख भी सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स ये बताता है कि कौन सी स्टेट कितना अच्छा काम कर रही है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, ये है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ाना। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जैसे कि हमारा जो सेंटर है,
जो हमारा स्टेट है, सेंटर प्रमोट करे स्टेट को और स्टेट प्रमोट करे सेंटर की पॉलिसीज को। इस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काम करता है। और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल में भी एक स्टेट दूसरे स्टेट को कोऑपरेट करे। तो वर्टिकल भी हमने देखा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काम करता है और हॉरिजॉन्टल भी काम करता है। मगर अगर कंपिटिटिव फेडरलिज्म की मैं बात करूं तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल काम करता है, दैट इज बिटवीन टू स्टेट्स। ये कंपटीशन चलता है। और कंपटीशन क्यों जरूरी है? ताकि अगर कोई एक स्टेट किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो अदर स्टेट मस्ट लर्न फ्रॉम दैट स्टेट। तो यहां पे ग्लोबल लेवल पे गोल्स मीट करने के लिए हमने किस तरीके से नेशनल लेवल लीडरशिप बिल्टअप करने की कोशिश की, यहां पे आप देख भी सकते हो। यहां पे हम सबसे ऊपर लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स विद द हेल्प ऑफ स्कीम्स, प्रोग्राम और पॉलिसीज तय कर देते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट किया जाता है इन प्रोग्राम स्कीम्स को सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा और स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के साथ में। और फाइनली यहां पे ये दोनों मिलके डेवलप करते हैं ऐसा मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और कैपेसिटीज ताकि इसको हम लोग अचीव कर सके। तो इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। और इन सबके बीच में यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट्स बना दिए ताकि हम लोग यहाँ से फीडबैक लगातार लेते रहें। जैसे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स का, डिस्ट्रिक्ट्स का, इसके लिए हमने एसडीजी सेल्स बना दिए जो कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरह काम करते हैं। राइट लिंक कर दिया हमने बजट को विथ एसडीजी। पीरियोडिक एसडीजी के रिव्यू नीति आयोग लेता है ये। राइट कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ऑफिशियल्स के थ्रू यहाँ पे करने की कोशिश की है। टारगेट्स को मैप आउट करते हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है तो उसके टारगेट्स फिक्स होंगे। तो इस लेवल पे जाके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम हमारे रिस्पेक्ट में क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वी आर पुटिंग ऑलमोस्ट ऑल आवर एफर्ट्स व्हाट वी कैन डू। तो यहां पे हमने कुछ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस खुद से सबमिट किए हैं और खुद से ही उसको फॉर्मुलेट किया है। राइट तो यहां पे हमने जो हमारा एमिशन का टारगेट रखा हुआ है रिड्यूस करने का, कम करने का, वो है 33 से 35%। जो हम 2005 में एमिट करते थे उसको हम 2030 तक कम कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू और इन प्रपोर्शन टू जीडीपी। यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग। उसी के बाद में हम यहाँ पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की बात करें तो हम यहाँ पे एडिशनल कार्बन सिंक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं नियर अबाउट 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। मैं उम्मीद करता हूं कि एफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट कार्बन सिंक का काम करता है। और क्योंकि देखिए यहां पे बार बार हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो मैं इसको यहीं क्लियर कर देता हूं। हम दो चीजें यहां पे देखने वाले हैं, एक होगा अडाप्टेशन और दूसरा होगा मिटिगेशन। तो मिटिगेशन में वो चीजें आएंगी कि किस तरीके से आप उसको हटा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस या मैं बोलूं सनलाइट जो हमारे आती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप एरोसोल छोड़ दो एनवायरनमेंट में ताकि ठंडक मेंटेन हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। या जैसे अभी हमने कार्बन सिंक की बात करी तो ये एक मिटिगेशन प्रोसेस है कि कार्बन मतलब फॉरेस्ट उगा दो तो कार्बन को होल्ड कर लेगा वो। ये मिटिगेशन प्रोसेस में आती है। अडाप्टेशन में क्या अब हो गया है तो अब क्या करना है। राइट तो ये दोनों चीजें आप आगे चलते हुए मेरे साथ ध्यान रखेंगे। इसी के साथ कुछ अगर हम अदर गोल्स की बात करें तो यहाँ पे जैसा अभी बता भी रहा था आपको, अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को हम लोग लेके आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हम रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, राइट, तो इस चीज को हम हटा सकते हैं। इसका कुछ अल्टरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, दो इट इज कॉस्टली, मगर क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो उसको हमें यूज करना है। और इन सब के लिए 2008 में हमारी कंट्री ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को रिलीज किया था। इसके अंदर हमने 8 नेशनल मिशंस लिए थे जो हमारी कंट्री की क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने एसडीजी में कमिट किया है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने बनाए थे। इसमें तीनों तरीके की
चीजें हमको देखने को मिलेगी, अडाप्टेशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस क्लाइमेट रिस्क से। तो चलिए इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं नेशनल सोलर मिशन के बारे में। अब हमको जो चीज ध्यान रखनी दोस्तों वो ये है कि इसको 3 फेज में लाने की कोशिश की गई थी, या हम प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, जिसमें फेज 1 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइट बी पॉसिबल यूपीएससी किसी तरीके से आपसे पूछने की कोशिश करे, क्योंकि फर्स्ट फेज जो है ये आया था 11th प्लान, राइट, 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो सेकेंड फेज है वो कब आया होगा, ये आया होगा 12th 5 ईयर प्लान में, राइट, दैट इज फ्रॉम 2013 टू 17, राइट, क्योंकि 2012 तो फर्स्ट फेज में चला गया। और फिर इसका थर्ड फेज आया था, जिसको हम फेज 3 बोल रहे हैं, ये 2017 से फिर 4 साल, 5 साल, 2022। क्लियर है बात। अब ये फेजेस मैंने आपको क्यों बताए और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पे दोस्तों लिया गया था एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट कि 2022 तक हम 20,000 मेगावाट या उससे ज्यादा की कैपेसिटी को इंस्टॉल कर लेंगे। मगर ये चीज जब भी पॉसिबल है जब हम पहले 2 फेजेस की लर्निंग ले लें या देख लें कि हम कितना कर पा रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं 2013 तक की बात करूं, मतलब फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद तक की, तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर जनरेशन का टारगेट लिया था 3 साल में, 1000 मेगावाट 2013 तक, और 2017 तक 3000 मेगावाट का। तो ये कुछ ऑप्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर, अगर हम इसमें प्रोग्रेस की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने जो अचीवमेंट का टारगेट लिया था टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर इन 7 ईयर्स, जो कि 2014-15 से टारगेट शुरू हो रहा था हमारा। हमने बोला था कि 100 गीगावाट हम सोलर पावर से हार्नेस करने लग जाएंगे। तो अभी प्रोग्रेस हम क्या कर चुके हैं, वो ये है कि क्यूमुलेटिव कैपेसिटी सब मिला के हम 36.9 गीगावाट के अभी तक कमीशनिंग कर चुके हैं। इसी के साथ 36 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है ये अंडर इंस्टॉलेशन है, और इसमें एडिशनल 19 गीगावाट कैपेसिटी प्रपोज्ड है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मिशन की बात करें तो वो है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी। बेसिकली इसके तहत हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मार्केट्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी इफिशिएंट बन पाए, और यहाँ पे कुछ हम रेगुलेटरी और पॉलिसी रिजीम्स के थ्रू इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिजीम्स के थ्रू यहां पे हम फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेसेस के कुछ मॉडल्स जो कि न सिर्फ किसी नई चीज को बनाने में हेल्प करेंगे इन कंपनियों को, बल्कि अपने आप को एनर्जी इफिशिएंट बनाने में भी हेल्प करेंगे इनको, और ट्रांसपेरेंट मैनर में एक क्लियर डिलीवरेबल्स जो ये कंपनियां काम कर सकती हैं और कर रही हैं, ये हम इसके थ्रू पता कर पाएंगे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसा कि आप देख भी सकते हो, एनहेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी, जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जो एनर्जी निकाल रही है कंपनियां, उसको इफिशिएंटली यूज करवाना इनका मकसद है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप देख भी सकते हो, टारगेट टू अचीव ग्रोथ विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ये कंपनियों के लिए। यहां पे जैसा मैंने बताया था फाइनेंसिंग वाला पार्ट भी है फॉर पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन थ्रू डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। साथ ही इसमें एनर्जी इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, जैसे अगर आपने एसी अच्छा बना लिया, फॉर एग्जांपल 3 स्टार से 5 स्टार पे आप चले गए, तो यहाँ पे टैक्सेस रिड्यूस कर दिए जाएंगे इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस पे। इस तरीके से आप पढ़ सकते थे इसको। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक स्कीम लेके आए हैं वो है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसको इनिशिएट किया गया था 2012 में। मैं इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूं तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल एक बनता है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ए है, इस कंपनी ए को एनर्जी एमिशंस कम करने का टारगेट मिला था अप टू 100 गीगावाट का,
अब ये 100 गीगावाट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके 120 कर लेती है। वहीं दूसरी कंपनी हम मानते हैं बी, इसको भी टारगेट मिला था 100 गीगावाट का, मगर ये बुरा परफॉर्म करती है और ये सिर्फ 80 कर पाती है। जैसा मैं बोल रहा हूँ अभी परफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा परफॉर्म बुरा किया, एक ने परफॉर्म अच्छा किया। फिर अचीवमेंट, यहाँ पे इसने 120 अचीव किया, यहाँ पे इसने 80 अचीव किया। अब होगा ये कि इसका जो एक्स्ट्रा 20 हो गया है वो इस बी कंपनी से ये ए कंपनी ट्रेड कर सकती है। इस स्कीम के थ्रू ये चीज लाने की कोशिश की गई है ताकि कंपनीज इफिशिएंट बन पाए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट पे, डेट इज नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। यहाँ पे अगेन पूरा इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो कैसे बनाओगे आप। अगर ग्रीन इंडिया बनाना है तो हम ग्रीन इंडिया जैसे सुनते हैं, क्या समझ में आता है, फॉरेस्ट या ट्री कवर बढ़ाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि 5 मिलियन हेक्टेयर से इसको बढ़ाना है और साथ ही साथ फॉरेस्ट कवर की जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करना है। प्रोग्रेस की अगर बात करें तो अभी तक 13 स्टेट्स के लिए 343 करोड़ रुपीस एलोकेट या रिलीज कर दिए गए हैं फ्रॉम द पीरियड 2015-16 टू 2019-20, ताकि ये एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज को कर पाए 1.42 लाख हेक्टेयर पे। अब इसी नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के दोस्तों कुछ सब मिशन भी हैं। जैसे अभी हमने एक देखा था ना कि इकोसिस्टम सर्विसेज और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, ये इसका सब मिशन है। सब मिशन 2 में आता है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। थर्ड सब मिशन इसका है कि ट्री कवर बढ़ाना अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में। फोर्थ सब मिशन है एग्रो फॉरेस्ट्री, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। राइट, ये इसका सब मिशन है। इसी के साथ कार्बन सिंक्स को बढ़ाना, वेटलैंड्स को रिस्टोर करना, ये भी इसके अंदर का सब मिशन है। तो अगर आपसे कभी गलती से पूछ लें तो सब मिशन आप याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिशन पे, डेट इज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट। अब जैसा कि ये तो नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे रहने के लिए हमें, जैसे एग्जाम्पल अगर सबसे अच्छा दूं तो स्मार्ट सिटी, राइट, मतलब जहां हम रहते हैं उसको इतना एनर्जी एफिशिएंट बना दें अंडर सस्टेनेबल हैबिटाट कि वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाए। तो यहाँ पे हमने 3 प्रोग्राम्स इसके लिए लॉन्च किए हैं, डेट इज अटल मिशन ऑन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप अमृत के नाम से जानते हो। फिर स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन। इसके टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं उसमें एनर्जी कंजर्वेशन को एड ऑन करना, जो बना देता है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसके तहत हम बिल्डिंग्स को डिजाइन करें, और तभी सस्टेनेबल हैबिटाट का डेवलपमेंट हो पाएगा अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड्स। और अगर हो गया तो ये अर्बन प्लानिंग का पार्ट बन जाएगा। और क्या हम अचीव कर लेंगे, एनर्जी इफिशिएंसी। साथ ही यहां पे ऑटोमोटिव फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ना, बेसल नॉर्म्स की जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल हैबिटाट बना रहा है। साथ ही हम एनकरेज कर रहे हैं एफिशिएंट व्हीकल्स के परचेस को। आपको पता होगा हम फेम स्कीम लेके आए हुए हैं, राइट, फास्टर एडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड एंड मैन्युफैक्चरिंग ई व्हीकल्स, राइट। इसी के साथ आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारा रिबेट देती है, या मैं बोल लूं इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है अगर हम इलेक्ट्रॉन ई व्हीकल्स को परचेस कर रहे हैं तो। किस फॉर्म में, टैक्स एग्जेम्पशंस के फॉर्म में। अभी अभी आपको पता होगा कि जो ई व्हीकल्स परचेस करता है उसको किसी भी तरीके का रोड टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और भी बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम एग्जेम्प्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये इंसेंटिव्स हैं, राइट। इसी के साथ बोला गया है, जैसे आपने देखा होगा कि जो BRTS है, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे आप बहुत जल्दी कम्यूट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंसेंटिवाइज करा गया है एक तरीके से, और साथ ही इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम रखी गई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने टारगेट लिया था और जिसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, इसमें क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं इसको हम बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली नहीं पढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी मिशंस को हम बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली नहीं पढ़ेंगे। जो मैं अभी आपको बस रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क बता रहा था, ये कितना हम कर चुके हैं ये हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, स्मार्ट सिटीज मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ऑन जून 2020 जो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा जा चुका है, इट इज 1,66,000 करोड़, राइट।
इंक्लूडिंग 1,25,000 करोड़ ऑफ वर्क ऑर्डर्स जो कि इशू हो चुके हैं और 27,000 करोड़ के कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ फिगर्स थे जो आपको और मुझे पता होने चाहिए थे, राइट। अब यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू 6.2 मिलियन हमने हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें करी हैं इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये अगर आप चाहते हो तो आप खुद पढ़ सकते हो, मगर हाँ, हमने अभी तक 4,372 सिटीज़ को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया है हमारी कंट्री में। ये कुछ चीज़ें थी रिगार्डिंग नेशनल सस्टेनेबल हैबिटाट और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिशन पे, डेट इज नेशनल वाटर मिशन। तो दोस्तों, नेशनल वाटर मिशन के अंदर हम वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे, एक्यूफायर मैप करने की कोशिश करेंगे। एक्यूफायर बेसिकली जैसे जो हार्ड रॉक्स होती हैं अपर साइड और इसके नीचे जो वाटर स्टोर हो जाता है उसको एक्यूफायर्स बोलते हैं। तो ये नेचुरल होते हैं जिनको हम मैप करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे वाटर स्टोर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण इट्स वेरी मच पॉसिबल कि नियर अबाउट 2040, बहुत सारी रिपोर्ट्स 2035 भी बताती हैं कि वी विल ऑलमोस्ट लूज आर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। तो यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर को भी मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन जैसे वाटर रिचार्जिंग, वाटर प्रिजर्वेशन, इन एक्शंस को भी प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो कि एक नोडल एजेंसी है जो स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान को डिज़ाइन कर रही है। इसमें 16 सिलेक्टेड स्टेट्स और 5 स्टेट्स वो हैं जो ऑलरेडी इस SSEAP के प्लान को कंप्लीट कर चुकी है। इसके बाद अगला हमारा मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें हम फूड सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए वो सारे काम करेंगे जिससे हमारा एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव हो पाए, हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। अगेन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। जो इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है, इट्स नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे आप जानते हो कि हिमालयन इकोसिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टेम्परेचर डिराइव करता है। ऑफ कोर्स आप जानते होंगे कि रशिया से जो कोल्ड वेव्स आती हैं उसको रोकता है। इसी के साथ आप जानते हो कि इसकी जो मेल्टिंग है वो कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, राइट। कैसे वो फ्लड्स ला सकती है हमारे यहाँ, लाती है। तो यहाँ पे इस हिमालयन पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे यहाँ पे आपको एक अल्बेडो का कॉन्सेप्ट होता है वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट शीट जो हिमालय है इससे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन सनलाइट मतलब सबसे ज़्यादा इससे रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी हिमालयन क्रायोस्फीयर को बचाने के लिए हमने नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और मेगा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द नेम ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इसी के साथ अगला जो नेशनल मिशन है, इट इज़ नेशनल मिशन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे हम क्लाइमेट साइंस के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस जो हमारे एग्जिस्टिंग है उनका नेटवर्क हम डिज़ाइन कर रहे हैं जो R&D में हमारी हेल्प कर पाए। यहाँ पे इसकी की अचीवमेंट्स पे अगर हम बात करें तो हमने 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 10 स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर्स खोले हैं जो कि क्लाइमेट साइंस की तरफ काम कर रहे हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन को लॉन्च किया था 2010 में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 20,000 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सोलार पावर बाय 2022 हमें अचीव करना था इन 3 फेजेस, राइट। अगेन 3 फेजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण से इसको हम स्किप करेंगे। इसके बाद अगली सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब कि सेंटर जिसमें पूरा कंट्रीब्यूट करता है, बाय द नेम क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। इसको 2014 में अप्रूव किया गया था, जहां पे साइंटिफिक और एनालिटिकल कैपेसिटी हमको क्लाइमेट चेंज असेसमेंट में ये सपोर्ट की तरह प्रोवाइड करेगा। अब इस स्कीम के थ्रू फर्दर कुछ कंपोनेंट्स इस स्कीम के, जैसे नेशनल कार्बोनिशियस एरोसोल प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, ये 2 इसके सब प्रोग्राम्स थे। इतना भी अगर हमें पता है तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद नेशनल अडाप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज हमने स्टैब्लिश किया था। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
जिसमें नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का इंप्लीमेंटिंग एंटिटी के तौर पे काम था। ये ऑपरेशनलाइज्ड इन 2015-16। बजट एलोकेशन था 350 करोड़ रुपीस। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है, जैसा हमने पहले भी बात की थी, फेम स्कीम लेके आई विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, ताकि रिलायबल, अफोर्डेबल और इफिशिएंट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। अगेन इसके कुछ फेजेस हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम रियो समिट से, डेट इज फ्रॉम 1992, कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे और एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स वर्ल्ड ओवर रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 1992 में यूनाइटेड नेशन में सबमिट हुई थी बाय द नेम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जिसको UNCED के नाम से भी आप जानते हो। ये रियो डी जनेरियो में हुई थी। इसको कंसेंसस के थ्रू अडॉप्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं। कंसेंसस के थ्रू इसको अडॉप्ट किया गया था। ये पहली मल्टीलैटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मल्टीलैटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क बोला गया ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि एक होता है कॉन्फ्रेंस, जो अभी हमने देखा, राइट। कॉन्फ्रेंस मतलब सब आके मिले, बहुत सारी मेंबर कंट्रीज आई होंगी, बातचीत चली होगी। फिर एक होता है कन्वेंशन, मतलब कि कंसेंसस डेवलप हुआ होगा, एक नतीजे पे आके पहुंचे होंगे, मगर अभी भी ये बाइंडिंग नहीं हुए। बाइंड होती है कंट्रीज प्रोटोकॉल से, राइट। तो कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, ये इसमें थोड़ा सा हेयरलाइन डिफरेंस है। अब 1992 में बहुत सारी कंट्रीज ने UNFCCC के फ्रेमवर्क को मतलब ज्वाइन कर लिया था कि कोऑपरेटिवली हम लोग काम करेंगे और ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेंगे। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर जनरली आपको दिए जाते हैं, डेट इज 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में माना गया था 2 डिग्री सेल्सियस तक हम इस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को रोकने की कोशिश करेंगे, और आगे चल के जब हम देखेंगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ये बात पहुंच गई। खैर, UNFCCC जो है ये सारे ही सेक्रेटेरिएट को सपोर्ट करता है, सारे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है जो भी इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। पर्टिकुलरली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जब आप मेरे साथ आगे पढ़ोगे तो यहां पे आप देखोगे कि जितनी भी सब्सिडरीज बॉडीज होती हैं इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, इनको भी बुलाया जाता है। अब यहां पे जितने भी मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस हुए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, इन सभी में जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी अडाप्टेशन और मिटिगेशन, इन प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं बाय द UNFCCC। तो चलिए, यहां पे जैसा हमने देखा 1992 में UNFCCC मतलब फ्रेमवर्क का अडॉप्शन होता है। यहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जो इस कॉन्फ्रेंस की, इस समिट की हिस्सा बनी थी, इसमें इन्होंने माना था कि क्लाइमेट चेंज में ये लोग ज्यादा लीड करेंगे, मतलब एज ए लीडर काम करेंगे, और इक्विटी बेसिस पे यहां पे काम चलेगा। मतलब कि जिसने जितना प्रोडक्ट पॉल्यूशन किया है वो उतना उसको एमिट करने में, मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। इसी को बोला गया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, डेट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, पॉल्यूशन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, मगर इन ए डिफरेंशिएटेड मैनर, मतलब इक्विटेबल मैनर में। जिसने ज्यादा पॉल्यूशन किया है, हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज ने सबसे ज्यादा पॉल्यूट किया है, तो आज इसमें पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस गैसेस कम करने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी यही लोग करेंगे। इस तरीके की बात की गई थी। इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 में आया था। तो हुआ कुछ यूं, आगे कहानी बढ़ते बढ़ते 1992 के बाद 1995 में कंट्रीज को रियलाइज हुआ
कि जो एमिशन रिडक्शंस के प्रोविजन है कन्वेंशन में वो बहुत इनएडिक्वेट है, हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर ग्लोबल रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो इसके ठीक 2 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल डेट इज 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लिया गया। हालांकि आपको यहाँ पे जान के हैरानी होगी कि इसको फोर्स में लाने में बहुत लंबा समय लग गया था, डेट इज ये फोर्स में आया 2005 में। तो क्योंकि इसकी रेटिफिकेशन प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, इस कारण से इसको इतना टाइम लग गया। तो आपको यहां पे समझना यह है कि जो रियो समिट में हमने कन्वेंशन डेवलप कर लिया था उसको ऑपरेशनलाइज इस क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया, और इसी कारण से मैंने आपको कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का डिफरेंस अभी समझाया था। अब यहां पे क्योटो प्रोटोकॉल में कमिट किया गया था इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के द्वारा कि वो ग्रीन हाउस एमिशंस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द कन्वेंशन जो यहाँ पे डिसाइड हुए थे। तो यहाँ पे एक मेजर डिस्टिंक्शन प्रोटोकॉल और कन्वेंशन का फिर बता देता हूँ। कन्वेंशन जो होता है वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को स्टेबलाइज करने में एनकरेज कर रहा था, वहीं प्रोटोकॉल जो होता है वो उनको कमिट कर रहा था कि आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? एक होता है एनकरेज करना, वो होता है कन्वेंशन में, एक होता है बाध्य कर देना, वो होता है प्रोटोकॉल में। तो चलिए यहां पे जो एमिशन रिड्यूस करने की बात की गई थी, जो रिड्यूस करने की बात की गई थी एमिशंस को, इसका फिगर आपसे माइट पॉसिबल पूछ लें तो ये करेंगे 5.2%, राइट। एमिशंस को रिड्यूस करेंगे 5.2% से, और कहां से? 1990 के लेवल से। ये आपको ध्यान रखना है कि 1990 में जो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल था उससे 5.2% कम करेंगे। इस क्योटो प्रोटोकॉल में ये चीज मानी गई। क्योटो प्रोटोकॉल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए कि ये बाइंड सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बाइंड सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को ये बाध्य नहीं करता है, राइट। और यहीं पे डेवलप्ड नेशंस को हेवियर बर्डन दिया गया था क्योंकि यहीं पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अडॉप्ट किया गया था। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी। इसके बाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 होती है 2007 में। इसमें लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन फॉर बोथ अगेन मिटिगेशन और अडाप्टेशन अडॉप्ट कर ले जाते हैं। अगेन रिडंडेंट है, ज्यादा इसमें डीप बात नहीं करेंगे। मुद्दे की बात है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 2009 की, क्योंकि यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ी स्टेप ली गई थी और बोला गया था, क्योंकि देखो डेवलपिंग कंट्रीज के पास फंड तो है नहीं कि हम लोग जितने भी अडाप्टेशन टेक्निक्स या मिटिगेशन टेक्निक्स हैं उसको हम लोग अडॉप्ट कर पाए, तो हमको चाहिए उसके लिए सपोर्ट। अब अगर हमको सपोर्ट चाहिए तो हमको चाहिए फंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। तो यहां पे 100 बिलियन यूएस डॉलर का एक फंड सेटअप किया गया था और बोला था कि बाय 2020 डेवलप्ड कंट्रीज ये फंड डेवलपिंग कंट्रीज को या नेशंस को अवेलेबल कर पाएंगी, राइट। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको जैसे माइट बी पॉसिबल ये पता करना है कि 2009 में ये समिट कहां हुई थी, तो ये कोपेनहेगन समिट कहा जाता है इसको, राइट। तो इस कोपेनहेगन समिट में इस 100 बिलियन यूएस डॉलर का गोल सेटअप किया गया था। इसी के साथ साथ यहां पे और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, मगर मैं आपको बता दूं कि जो कोपेनहेगन अकॉर्ड था ये नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट था। और इसी कॉन्फ्रेंस में डेवलप्ड कंट्रीज ने टारगेट रिड्यूस करने के बोला था कि हम 2020 तक आपको दे देंगे, इस पे अग्रीमेंट हो गया था। और डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला था कि हम नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज जो है स्लो डाउन करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की ग्रोथ को, इसके लिए हम कमिटेड हैं और इसके लिए हम प्लान दे देंगे। तो बस यहां पे ये चीजें बात हो गई थी। अब आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 जिसको बोला गया कनकून समिट, राइट। कनकून समिट। अब इस कनकून समिट में या कनकून अग्रीमेंट में वॉलंटरी मिटिगेशन गोल को मिटिगेशन गोल को बताने की बात की गई। मतलब दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज अपने वॉलंटरी मिटिगेशन गोल उन्होंने जो लिए हैं
उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए यहां पे बात हो गई, और साथ ही साथ यहां पे ग्रीन क्लाइमेट फंड सेटअप करने की बात हो गई। जैसे कि आप देख सकते हो, फॉर्मलाइज द सेटिंग अप ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। यहां पे टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म सेटअप करने की बात हो गई, और एक अडाप्टेशन कमिटी भी बना दी गई ग्लोबल लेवल पे, जो डेवलपिंग कंट्री को अडाप्ट और मिटिगेट करने में ये सारे मैकेनिज्म्स हेल्प करेगी। तो इसी कारण से लिखा हुआ है कमिटमेंट टू मोबिलाइज स्केल्ड अप फंड्स टू इनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक ग्रेटर एक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17। ये हुई थी डरबन में, इसलिए इसको डरबन समिट कहा जाता है। बेसिकली यहां पे जब इंडिया गई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें दो प्रिंसिपल्स लेके गई थी कि हम इन डिमांड्स को रखेंगे वहां पे जाके। पहला था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो कि आज भी क्लाइमेट रिजीम में इंटैक्ट है, और दूसरा था कि जो नई ग्लोबल डील हम करने जा रहे हैं, ये शुरू होगी बाय या फ्रॉम 2020। ये चीजें यहां पे मेनली थी, और साथ ही यहां पे प्रोटोकॉल पे अग्रीमेंट मिल जाता है, और एक और लीगल इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाता है, जिसमें अग्रीड आउटकम को लीगल फोर्स मिल गया, और क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड फेज जो है वो सिक्योर हो गया। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पेरिस क्लाइमेट डील या पेरिस अग्रीमेंट, जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 इन 2015। अब यहां पे ये अग्रीमेंट में बोला गया कि जितने भी कन्वेंशंस हमने अभी तक कंसेंसस के थ्रू डेवलप किए हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए काम किए जाएंगे। जितनी भी पार्टीज इसका हिस्सा है, वो अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को और स्ट्रेंथन करके काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फाइनेंस मैकेनिज्म को भी अग्री किया गया अंडर आर्टिकल 9, और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की गई। फिर अगेन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 2018 में, जिसमें पेरिस अग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम के थ्रू जो क्लाइमेट फाइनेंस था, इसको वापस अग्री किया गया, और न्यू रूल्स अकाउंटिंग और फ्रेमवर्क के बनाए गए। तो इस तरीके से इसका कुछ हिस्टोरिकल एसेंस हमको समझना जरूरी था, जो हमने समझा। और 25th सेशन की अगर हम बात करें, जो सबसे आखिरी था, 25th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जिसके डिसीजन का टेक्स्ट था चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। और अगेन बात किस पे हुई थी यहाँ पे? पैसों को लेके। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस डेवलप्ड कंट्रीज को देना था, अभी हमने बात करा $100 बिलियन का बाय 2020 डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर पाए, जो अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसको अर्जेंट बेसिस पे सपोर्ट प्रोवाइड करने का बोला गया। इसके बाद दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हाउ वी ऑगमेंट द फाइनेंस पार्ट फ्रॉम आवर सेल्स, इस पे हमने कुछ काम किया। तो यहां पे सबसे पहला जो हमने काम किया, इट इज बाय एस्टैब्लिशिंग नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग, जिसको 2015 में फाइनलाइज किया गया था। बहुत आसान भाषा में समझने के लिए हम इंटरनेशनल और नेशनल की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंबाइन कर पाएं और अडॉप्ट कर पाएं, इसके लिए हमने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस फाइनलाइज करी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को लेके, जिनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस देने का ऑब्जेक्टिव दिया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए कहा गया फॉर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इसी तर्ज पे 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो होते हैं, उसको प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट में डाल दिया, और साथ ही साथ जो लोन लिमिट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसको डबल कर दिया गया 30 करोड़ के लिए फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, और वहीं 10 लाख रुपीज पर बोरोवर। वहीं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी वॉलंटरी गाइडलाइंस यहां पे इशू करी गई थी 2009 में, ताकि जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से इसको जोड़ा जा सके। इसी के साथ नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं, नेशनल गाइडलाइन है ये हमारी फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। अब यहां पे बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसा नाम से शोकेस कर रहा है ये कि बिजनेस के कंडक्ट को रिस्पॉन्सिबल करना, उनके लिए गाइडलाइन नेशनल लेवल पे, तो बस ये उसी के लिए थी। बेसिकली यहां पे रिपोर्ट सबमिट की जाएगी
और कमिटी रिकमेंड करती है इसके रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू ये बताया जा सकेगा कि बिजनेस कितना रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल मैनर में बिहेव कर रहा है। और ये साथ साथ में उनका इंटेंट और स्कोप भी बताएगा कि वो किस तरीके से अपने पेड अप कैपिटल और टर्नओवर के हिसाब से क्लाइमेट चेंज के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहां पे ये रिपोर्ट हो गई और साथ ही साथ इनके लिए एक इंडेक्स बनाया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फॉर कंपनीज। इसके साथ अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहें तो यहां पे हमको दिखता है ग्रीन बॉन्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये लोकल गवर्नमेंट है कोई, राइट, ये क्या कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है। अब इन बॉन्ड्स को नॉर्मल बॉन्ड्स नहीं, ग्रीन बॉन्ड्स बोलेंगे हम, राइट, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड्स हैं और क्योंकि ग्रीन एनर्जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो इसको ग्रीन बॉन्ड्स बोला। अब ये बॉन्ड्स हैं तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट बन गए। कैसे? क्योंकि जो इसको खरीदेगा पैसे दे के वो कर्जा या लेंड कर रहा है सरकार को पैसा, राइट, और सरकार इस पैसे को कहां पे खर्च कर सकती है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडाप्टेशन स्ट्रेटेजीज में। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड ऑफरिंग आई, इसको कहां यूज करा, फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है कैपिटल रेस करने का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके थ्रू जो एनवायरमेंटल टारगेट्स हैं उसको अचीव किया जा सकता है। 2017 में ग्रीन बॉन्ड्स को पुश देने के लिए सेबी ने नई गाइडलाइंस भी इशू करी थी। साथ ही साथ ग्रीन इंडाइसेस का भी लॉन्च किया गया है बाय S&P, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, कार्बन एक्सचेंज, इन सब के थ्रू इसको ट्रेड किया जा रहा है। अगर हम क्यूमुलेटिव इशुएंस की बात करें कि कितना ग्रीन बॉन्ड ग्लोबल लेवल पे इशू कर दिया गया था 2020 तक, तो इट इज $1 ट्रिलियन। कैन यू इमेजिन? और इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स आफ्टर चाइना। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के रिस्पेक्ट में शो कर रहा है। फिर इसके बाद कुछ अदर टॉपिक्स में अगर हम बात करना चाहें तो उसकी बात कर लेते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ने हमको दिए, माइट कैन हिट इन द प्रीलिम्स, जैसे इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पे एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दिया हुआ है। 2018 के हिसाब से अगर इसकी माने तो इंडिया ने $37 बिलियन का लॉस उठाया था क्लाइमेट इवेंट्स के, जैसे साइक्लोन्स, फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट एक्सेट्रा, इन सब के थ्रू। तो यहां पे ये जो डाटा था इसको आप कोट कर सकते हो। वहीं अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की बात माने तो ये बोलता है कि इंडिया वुड लूज 5.8% ऑफ इट्स वर्किंग आवर्स बाय 2030 ड्यू टू हीट स्ट्रेस। और हम क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन है तो एक बहुत बड़ा तबका एब्सोल्यूट टर्म्स में डेट इज इक्विवेलेंट टू 34 मिलियन फुल टाइम जॉब्स इन 2030 हीट स्ट्रेस के कारण लूज कर सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग फैक्ट हमको देखने को मिला। फिर क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस कवरेज हमारी गवर्नमेंट देना चाह रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है, हालांकि आगे आने वाला है आपके सामने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे किसानों को सिक्योर करने की, कि मान लो कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसकी हार्वेस्ट पूरी खराब हो जाएगी, तो उसको हम इस क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस से कवर करना चाहते हैं ताकि जो क्रॉप यील्ड की अनसर्टेनिटी है वो उसके पास से हट जाए। तो यहां पे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें फार्मर को प्रीमियम भी भरनी पड़ती है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। इट इज 2% फॉर खरीफ क्रॉप, इट इज 1.5% फॉर राबी एंड इट इज 5% फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आपसे पूछा जाएगा, राइट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसी के साथ यहाँ पे कर्नाटका का भी आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, जहां पे कर्नाटक स्टेट ने नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर बनाया है बाय द नेम वरुण मित्र, जिससे अभी तक 3.5 लाख फार्मर्स को वेदर एडवाइजरी के बेनिफिट मिला है। और यही नहीं, यहां पे ये इंश्योरेंस का डाटा भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पंचायत स्केल पे जब उनको पैसे देने की बारी आती है, जब उनको लॉस हो जाता है, तो उनको दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से।
एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसके साथ अगर डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करें तो हमारी सरकार पीएम कुसुम लेके आई है। हाँ, पीएम कुसुम को जानना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको कुसुम स्कीम के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या एम है, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा की बात चल रही है, मतलब एनर्जी, तो यहां पे प्रोडक्शन ऑफ सोलार पावर को एम रखते हुए सोलार फार्मिंग के बेनिफिट्स फार्मर्स को देने की कोशिश की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलार पंप्स को यूज किया जाए। तो यूनियन बजट में 2018-19 के 48,000 करोड़ रुपीस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। इसके बाद में दोस्तों यहां पे ग्लोबल कमीशन ऑन अडाप्टेशन, ये एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जिसकी अगर हम बात माने तो ये बोलता है कि अगर हम 1.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर को ग्लोबली इन 5 एरियाज में इन्वेस्ट करें तो हमें 7.1 यूएस ट्रिलियन डॉलर का टोटल बेनिफिट मिल सकता है। अब ये कौन से 5 एरिया हैं? अगर हम हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, जैसे साइक्लोन आ रहा है और हमारा वार्निंग सिस्टम पहले ही बता दे, इसको हम बेहतर करें, हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाएं कि ये रेजिलिएंट हो, जैसे साइक्लोन हो गया, जैसे फ्लड्स हो गए, जिसको कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, या जैसे जो आपने केरला फ्लड के टाइम सुना होगा कि हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड नहीं है या प्लान्ड नहीं है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम उस तरीके से प्लान्ड बनाएं। फिर हम हमारे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम हमारी वेस्ट लैंड को प्रोडक्टिव बना सकें। साथ ही हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए मैंग्रोव्स को, जो हमें साइक्लोन के टाइम बचाते हैं। और साथ ही वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए हमें यहाँ पे काम करना चाहिए, रेजिलिएंट बनाने के लिए, आई मीन फ्रॉम 2020 टू 2030। अगर हम ये 5 एरियाज में काम करते हैं तो ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि इट विल लीड अस टू अ नेट बेनिफिट ऑफ 7.1 ट्रिलियन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो कि ये नियर अबाउट 5.5 to 6 टाइम्स है जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये 5 पैरामीटर्स हैं। तो अब हम कुछ इंडिया के इनिशिएटिव्स देखने की कोशिश करेंगे जो इंटरनेशनल स्टेज पे हमने रिमार्केबल प्रेजेंस अपनी बनाई है और हम ग्लोबल लेवल पे एज अ वर्ल्ड लीडर फॉर क्लाइमेट चेंज उभर के आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आफ्टर द ग्रेटा थनबर्ग। तो इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलार अलायंस। अब दोस्तों इंटरनेशनल सोलार अलायंस में इसकी जो थीम है ये आपसे पूछी जा सकती है, वो है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव, जो हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही लिया है। और इसके अंदर एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसमें वर्ल्ड सोलार बैंक बनाने की बात की गई थी, जिसके अंदर हम ग्रिड के बारे में थोड़ा सा कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जैसा मैंने बताया वर्ल्ड सोलार बैंक को प्रपोज किया गया है, जो कि डेडिकेटेड फाइनेंसिंग विंडो की तरह काम करेगा। बेसिकली ऐसा समझ सकते हो आसान भाषा में एक फंड की तरह काम करेगा, राइट, वर्ल्ड सोलार बैंक, जिसके थ्रू सोलार एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो भी इंटरनेशनल सोलार अलायंस की मेंबर कंट्रीज है वो इंप्लीमेंट कर पाएगी। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये फंड है एक, तो इससे लोन लेगी, तो ये अपनी फेवरेबल टर्म्स पे और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग इन मेंबर कंट्रीज को अगर मिल जाए तो ये इनिशिएट कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स को। इसी के साथ साथ ये को फाइनेंसिंग भी कर सकती है, जैसे हो सकता है ना कि ये जो वर्ल्ड सोलार बैंक है ये आपकी गारंटी ले ले, राइट, ये बैंक है, ये को फाइनेंस कर दे, पैसा किसी और से लेके एज अ गारंटी आपको दिलवा दे, मेंबर कंट्री को, आई मीन, राइट। तो फायदा तो इन दी एंड कंट्री का ही है। तो यहाँ पे बायलैटरल और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी हेल्प ली जा सकती है। और हमारा जो सपना है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का, इस विजन को फुलफिल किया जा सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, यहां पे इंटरनेशनल सोलार अलायंस ने फर्स्ट वर्ल्ड सोलार टेक्नोलॉजी समिट कब लॉन्च की थी, तो इसका जवाब है सितंबर 2020 में। इसी के साथ साथ यहां पे अगर हम इसके फ्रेमवर्क्स की बात करें तो यहां पे आईएसए बहुत सारे पार्टनर्स को, या मैं बोलूं कंसल्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ रखता है, जैसे पब्लिक, जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ताकि सस्टेनेबल, क्लीन और अफोर्डेबल सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा क्वालिटेटिव मैनर में इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद में जो अगला
टर्मिनोलॉजी है हमको पढ़ने के लिए, वो है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि नाम शोकेस कर रहा है कि यहां पे हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो रेजिलिएंट हो विद द फॉर द डिजास्टर, और ऐसा बनाना है हमें कोएलिशन से, मतलब कि मिलके। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट ये बोलता है कि हमें आज जरूरत है ऐसा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, और इस CDRI को चेयर करता है इंडिया और यूके। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक इस कोएलिशन के 19 कंट्रीज और 4 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स हैं एज ऑफ दिसंबर 2020। इस CDRI के थ्रू अगर हम इसके काम डिस्कस करने की कोशिश करें तो यहां पे हमको जानना पड़ेगा कि हाल ही में हमारे पावर सेक्टर को रेजिलिएंट बनाने के लिए, जैसे अभी आपको पता होगा कि साइक्लोन फेनी आया था ओडिशा कोस्ट पे, तो इस पावर सेक्टर को रेजिलिएंट बनाने के लिए ये CDRI काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एयरपोर्ट सेक्टर को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने के लिए इसके थ्रू काम किया जा रहा है। तो आपको इसका फुल फॉर्म और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पता हो तो बेहतर है। सो टू कंक्लूड दिस लेक्चर, हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा कि वी आर ट्राइंग टू डीकपल द रोबस्ट ग्रोथ विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम यहां पे चाहते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रोबस्ट ग्रोथ जो है वो फुलफिल हो अलॉन्ग विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और डीकपल क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, मतलब हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एमिट ना हो। साथ ही हम सारे मिटिगेशन और अडाप्टेशन स्ट्रेटजीज को देखा हमने कि किस तरीके से इन सबको अपना के हम क्लीन और इफिशिएंट एनर्जी सिस्टम पे मूव ऑन कर सकते हैं। यहां पे हमने बात करी कि क्या जरूरत है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, वाटर कंजर्व करने की, स्मार्ट सिटीज डेवलप करने की, एफॉरेस्टेशन जैसे कि कार्बन सिंक की तरह काम करे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ताकि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की तरह काम कर पाए। ये सब हमने देखा। साथ ही हमने ये देखा कि एज पर द UNFCCC इन 2018 इंडिया की जो एमिशन इंटेंसिटी है वो हमने 21% से रिड्यूस करी विथ रिस्पेक्ट टू आवर GDP, जो हम 2005 लेवल पे कर रहे थे। साथ ही साथ यहां पे अगर हम बेसल नॉर्म्स की बात करें तो वी हैव मूव फ्रॉम बेसल नॉर्म्स 4 टू बेसल नॉर्म 6 एज ऑफ 1 अप्रैल 2020। और साथ ही साथ हम यहां पे लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि जो $100 बिलियन का ऑब्जेक्टिव था डेवलप्ड कंट्रीज का या ऑब्लिगेशन था जो उनको फंड हमें प्रोवाइड करना था डेवलपिंग कंट्रीज को, सो दैट वी कैन इनिशिएट आर क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स, आर क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स, उसको हम इनिशिएट कर पाए। तो दोस्तों ये चीजें अभी तक हमने देखी। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो if you have any doubt related to this topic, feel free to ask in the comment. In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us.